All right. Good morning, everyone. So we are going to start the session. So before starting, any question, query, doubt related to yesterday's session, previous session? कुछ पूछना है किसी को? सब तो लास्ट में डिस्कस होगा. मैंने पूछा वो अभी पहले टॉपिक्स खत्म कराने पड़ेंगे. ऊपर से जो प्रीवियस सेशन का है वो भी मुझे बताना है. वो डीप लर्निंग से ही होगा ना. मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स अलग से बता दूंगा. एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू मशीन लर्निंग? हम लोगों ने देखा है इमेज प्रोसेसिंग, कल हम लोगों ने किया था. हाँ, वो ग्रेडियंट डिसेंट से हम लोगों ने किया था ना. ग्रेडियंट डिसेंट से हमने किया था ना ऑप्टिमाइजेशन. वैसे ही करके कर सकते हैं. मतलब उसमें लिमिटेड है. जैसे हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट है, 3 तरह का है. या तो बैच या मिड बैच, स्टोकेस्टिक. बस इसी से ऑप्टिमाइजेशन करनी है. अब डीप लर्निंग में क्या है, ऑप्टिमाइजेशन की 15 तरह की टेक्निक है. उनके अकॉर्डिंग लॉस फंक्शंस अलग अलग है. तो वहां पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है. ग्रेडियंट डिसेंट होता है, उसके अंदर 3 चीजें आती हैं. एक आता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एक आता है मिनी बैच, और आता है स्टोकेस्टिक. तो बैच में तो सारा डेटा एक ही बार में ट्रेन होता है. मिनी बैच में छोटे छोटे बैचेस में डेटा को ट्रेन करते हैं. और स्टोकेस्टिक में एक बारी में एक रो हमारी पास होती है. तो ये डिफरेंस आता है. मशीन लर्निंग में यही ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं. बाकी डीप लर्निंग क्या है, उसके पास ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं. इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते. वो एक्चुअली डिफरेंशिएट करके एरर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो आया यूज कर लेगा. सॉरी, जहाँ पे भी हमें लॉस मिनिमाइज करना है, दिख रहा है कि हाँ और मिनिमाइज कर सकते हैं. तो जो कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर्स है, वो लर्निंग रेट है, उसको चेंज करके देखा जा सकता है. बस ये 2-3 चीजें कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आज के जो टॉपिक्स हैं पहले वो एक बार देख लीजिए क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं. विल बी टॉकिंग अबाउट डिसीजन ट्री, एनसेम्बल मेथड्स, एसवीएम. अभी हम लोग का इतना पेंडिंग है आज के लिए. हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो उसमें नहीं है ना टॉपिक्स. हाँ, उनका इंट्रोडक्शन दे दूंगा. ऑलराइट, देखो अभी एक चीज समझ लेते हैं कि ऑब्वियसली एक दिन में सारी चीजें नहीं सीखी जा सकती. एक टॉपिक को सीखने के लिए 1 हफ्ता चाहिए कम से कम. अगर सिर्फ डिसीजन ट्री समझना है तो यू नीड 1 वीक. एनसेम्पल मेथड्स 1 हफ्ता चाहिए, एसवीएम 1 हफ्ता चाहिए. अब हमारे पास क्योंकि एक दिन भी नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो 3 से 4 घंटे है, जिसमें से वो भी नहीं है एक्चुअली. तो जितना भी टाइम है उसमें हम एक इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स पर एक एग्जाम्पल एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि हमें समझ आ जाए कि होता क्या है. ठीक है. तो करना क्या है, हम लोगों ने डिसीजन ट्री से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका प्रीवियस सेशन में बोला था बट हुआ नहीं. तो आई विल बी कवरिंग दिस, क्योंकि मुझे एनसेम्बल मेथड्स बताने हैं. तो उसके लिए प्री रिक्विजिट है डिसीजन ट्री आना चाहिए आपको पहले से. अब अगर डिसीजन ट्री नहीं आता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का. देखो अगर पॉपुलैरिटी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर एसवीएम है मशीन लर्निंग में, जो सबसे बेस्ट एक्यूरेसी देने के लिए जाना जाता है. बट द प्रॉब्लम विद एसवीएम इज कि वो कम डेटा के साथ, कम डायमेंशंस के साथ ज्यादा अच्छा चलता है. डिसीजन ट्री ज्यादा डेटा के साथ बहुत अच्छा चलता है. उल्टा बोल दिया मैंने. एक तो होते हैं नंबर ऑफ रो, एक है नंबर ऑफ कॉलम. एसवीएम में नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगी तो इतना अच्छा नहीं चलता. डिसीजन ट्री नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा हो तो अच्छा चलता है. बट प्रॉब्लम डिसीजन ट्री के साथ ओवरफिटिंग की हमेशा रहती है कि इट इज प्रोन टू ओवरफिटिंग. ऑलराइट, ओवरफिटिंग, ये ओवरफिटिंग हो ही जाता है इससे. और Amazon जैसी कंपनीज में सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है डिसीजन ट्री.
ठीक है। तो क्योंकि देखो मशीन लर्निंग का पार्ट है प्लस आपके डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग ट्री पढ़ते हैं, ट्री के बाद ग्राफ वगैरह देखने जाते हैं, बट ट्री इज वन ऑफ द मेजर पार्ट। तो अब हमारे पास डिसीजन ट्री क्या है, नंबर ऑफ रो, हाँ नंबर फीचर हो गए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज हो गई डेटा मेरा। तो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं कि डिसीजन ट्री देखो क्यों चाहिए हम लोगों को। लेट्स सिंपली टेक वन सिनेरियो कि अगर मेरे पास एक नोड है, अब एक्चुअली इसको नोड भी ना बोलकर हम लोग ऐसा करेंगे, एसवीएम ज्यादा पॉपुलर है, उसमें ट्राई तो और भी करने चाहिए, ठीक है, बट एसवीएम हायर डायमेंशंस को अच्छे से समझता है। क्या होता है, तो मशीन लर्निंग के साथ ना कोई फिक्स रूल्स नहीं है। देखो सबसे पहली चीज मैं एक इमेज शो करता हूँ आप लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन आता रहता है स्टार्टिंग से चल रहा है कि कब कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है। तो क्या होता है कि एक मैप है, ये इनिशियल स्टेज के लिए अच्छा है, बट आगे चल के क्या होता है, यू हैव टू बी डायनेमिक। हाँ, मेल पे चेक करना है अभी। तो पॉइंट इज कि देखो ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ना, ये मशीन लर्निंग का ना रोड मैप है जो साइकिट लर्न ने बनाया है। साइकिट लर्न तो मशीन लर्निंग की ऑफिशियल लाइब्रेरी है पाइथन की, तो उसने पूरा रोड मैप बनाया है। अब ये जो रोड मैप है इसके थ्रू हम लोगों को ना एज अ बिगिनर हेल्प मिल सकती है कि आप पहली बार मशीन लर्निंग लगाने जा रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या लगाना चाहिए। तो क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये कहते हैं कि यू हैव टू चेक कि आपके नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं। देखो कहता है आपके पास 50 से ज्यादा सैंपल है तो ही लगानी है मशीन लर्निंग। तो अगर 50 से कम सैंपल है तो गेट मोर डेटा। सबसे पहली बात डेटा लेकर आओ 50 से ज्यादा, पहली चीज समझ आता है। अब इसने बोला कि अगर आपके पास 50 से ज्यादा सैंपल है तो आपको करना क्या है, क्या कोई कैटेगरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है क्या। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो अब उसमें चेक करो डेटा लेबल्ड है या नहीं, यानी कि सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। अगर लेबल्ड है तो इसका मतलब सुपरवाइज लर्निंग है, अनलेबल्ड है तो मतलब अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो हम आ जाते हैं कि हमारा डेटा लेबल्ड है। अब अगर लेबल्ड है तो यू विल डू क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या करो, इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं, तो उसने बोला सबसे पहले चेक करो डेटा कितना है, क्या डेटा कम है। तो मैंने अब ये भी बोला अगर डेटा कम है तो एसवीएम ट्राई किया जाता है, ठीक है। डेटा ज्यादा है तो एसजीडी क्लासिफायर का मतलब है कोई भी ग्रेडियंट डिसेंट का क्लासिफायर। एसजीडी का फुल फॉर्म है स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, यानी कि ये बोल रहे हैं लॉजिस्टिक जैसा कुछ ट्राई कर लो आप। अब डेटा कम है तो ये लीनियर एसवीसी हो गया। अब अगर वो टेक्स्ट का डेटा है तो आप लगा सकते हो नेव बेस। अगर टेक्स्ट का डेटा नहीं है और एसवीएम काम नहीं कर रहा देन ट्राई के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर काम नहीं कर रहा तो एसवीएम ट्राई करो विद डिफरेंट कर्नल ट्रिक्स लाइक आरबीएफ रेडियल बेस्ड फंक्शन या पॉलिनोमियल। अगर स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट क्लासिफायर काम नहीं करता तो कर्नल अप्रोक्सीमेशन एक हमारे पास है, यानी कि ट्राई टू चेंज द सिंपली एल्गोरिथम। तो इस बेसिस पे एल्गोरिथम्स को चेंज करके देखा जाता है, फर्स्ट। अब दूसरी चीज की अगर वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है तो क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है बट अनसुपरवाइज लर्निंग है तो क्या करना पड़ेगा, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग करनी है तो यहां से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ कैटेगरीज पता है हमें या नहीं। अब लेट्स से नंबर ऑफ कैटेगरीज पता है तो के मींस क्लस्टरिंग लगा दो। वो काम नहीं करता तो स्पेक्ट्रल होती है, ये लगा सकते हो। अगर आपको कैटेगरीज नहीं पता, डेटा कम है तो मीन शिफ्ट लगा सकते हैं, डीबी स्कैन लगा सकते हैं, ऐसे एल्गोरिदम्स है। देन हमें कैटेगरी प्रेडिक्ट नहीं करनी है तो इट मींस यू वांट टू इम्प्लीमेंट द रिग्रेशन, कि मतलब डेटा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। रिग्रेशन है तो वही अगेन चेक करो डेटा कितना है, 100 के से कम है कि ज्यादा है। तो इफ इट इज मोर देन 100 के तो एसजीडी रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन टाइप कुछ भी ट्राई किया, कम है तो एसवीएम ट्राई कर लिया। सो दिस इज हाउ यू चूज इनिशियली। इनिशियली अगर आपको करना है तो रिग्रेशन एसवीएम रिग्रेशन के लिए भी है, क्लासिफिकेशन के लिए भी है, डिसीजन ट्री भी दोनों के लिए अवेलेबल है। और आप ना तो रिग्रेशन कर रहे हो ना क्लस्टरिंग कर रहे हो ना क्लासिफिकेशन, तो आप हो सकता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर रहे हो। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब क्या होगा,
कि आई हैव लाइक 50 कॉलम है, लेकिन 50 कॉलम पे मशीन लर्निंग नहीं लगानी है, तो यू कैन रिड्यूस दी डायमेंशंस कि मुझे 50 के 4 करके दे दो। तो कोई मैथ्स होगी जिसकी वजह से 50 में से 4 नहीं निकाल ले, 50 को 4 में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली डेटा बदलेगा और लॉस भी होगा। तो उसके लिए टेक्निक्स होती है, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, एलडीए लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, टिस्नी बहुत पॉपुलर टेक्निक है, वो यूज कर सकते हैं। तो दीज आर दी टेक्निक्स यू कैन ट्राई टू रिड्यूस द डायमेंशंस ऑफ डेटा। ऑलराइट, तो ये ना मशीन लर्निंग का एक सिंपल रोड मैप दिया हुआ है कि इसको आप ट्राई करो एज अ बिगिनर टू मशीन लर्निंग। फिर आप रिग्रेशन क्लासिफायर जो भी आप लगाना है लगा सकते। इसीलिए ना हमारे पास एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस लगाते हैं और ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से चेक करते हैं ट्रेंड कितना चेंज हो रहा है और मॉडल को रीट्रेन करते हैं फिर उसके हिसाब से। तो हमें फिर डेटा को जितना भी हमने ट्रेन टेस्ट किया वैसा रखेंगे और ट्रेंड एनालिसिस करके हम उस पर अपना मशीन लर्निंग मॉडल को रीट्रेन करना शुरू करते हैं। लर्निंग रेट अब जब हम मान लो फॉरकास्टिंग करते हैं मॉडल में बस कुछ डाटा है और मुझे अगले उसके लिए उसको फॉरकास्ट करने की क्या वैल्यू होती है, क्या वो डिमांड तो हम क्या करते हैं, तो अल्फा को डिवाइड करते हैं, तो जो न्यूअर डाटा होता है उसकी वैल्यू को हम 1 के आसपास देते हैं, जो ओल्डर डाटा होता है उसको हम वैल्यू कम देते हैं। जब हम यहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दे दें तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएट नहीं हुआ दोनों में, वो सेम उसको लेके चल रहा है, मतलब वेटेज लाइक जो वेटेज जो है वो न्यूअर डाटा की ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओल्डर डाटा। तो इसमें भी मतलब हाँ नहीं बिल्कुल सर, लर्निंग रेट तो अभी जैसे हम लोगों ने कांस्टेंट लिया उस प्रॉब्लम के लिए, इनफैक्ट आगे क्या होता है डीप लर्निंग में तो और भी ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी मिलती है कि एक लर्निंग रेट डीके के नाम से होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी इम्प्रोवाइज नहीं हो रही है तो लर्निंग रेट को इतना घटा देना या इतना बढ़ा देना, तो उसके हिसाब से रन टाइम पे मेरा लर्निंग रेट चेंज हो जाता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं। हमने तो उस दिन बस कांस्टेंट लिया एग्जांपल लेने के लिए, चलाकर देखने के लिए। वो एक्चुअल में बस मैं सोच रहा था आप बोलते तो मैं मुझे ये होता कि जो मार्केट का था वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल, और सीरियस रिग्रेशन में कहीं पे एक्टिविटी आती है, ट्रेंड आता है, तभी आप डाटा को एक्सट्रापोलेट या इंटरपोलेट कर सकते हो, बिल्कुल, अगर वो ट्रेंड आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते, है ना। तो जहाँ पे वो अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स है, देयर आर द एंड फैक्टर्स, मान लो अगर पीएम को एक चीज को तो आ जाएगी ना, तो वो प्राइवेट शेयर बिल्कुल होता है। इसीलिए मैंने बताया ये एक्चुअली देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक प्रॉब्लम एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आई थी और लोगों ने ऐसे ही कोई प्रॉब्लम राइज की थी कि वो लोग तो ये याद नहीं किस चीज पर एनालिसिस करते थे, वेदर से रिलेटेड था, टाटा पावर की बात है। तो उन लोगों की ऐसी ही कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उनको ट्रेंड एनालिसिस कराना था पूरा का पूरा उनके डेटा के ऊपर, प्लस उनको ये देखना था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब बदल जाता है तो बदलेगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है, उसके हिसाब से मशीन लर्निंग हमारी प्रेडिक्शन देनी चाहिए। तो हमने पूरा वो मॉडल बिल्ड किया था उस टाइम पे, उसमें वो सारी चीजें लगाकर देखनी पड़ती है और मशीन लर्निंग चाहिए था, डीप लर्निंग भी नहीं चाहिए था, तो मशीन लर्निंग से लगाना। फिर उसके साथ क्या होता है कि हम लोग को और भी फिर ये टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना है, ये सब चीजें करके साथ साथ देखनी पड़ती है। तो ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रीट्रेन करना होता है मॉडल बस। और सर एक और बात मैं सोच रहा था, हम कोई भी स्टैंडर्ड डाटा होता है मतलब हमने लीनियर रिग्रेशन मान लिया ये है, अब बात है लीनियर रिग्रेशन से जो आउटपुट आएगा वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक वेदर क्या मैंने जो मॉडल ये लीनियर रिग्रेशन वो राइट है या रॉन्ग है, पहली बात तो वो है। सेकंड जो मैं सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स ले रहा हूं वेदर दैट सब्जेक्ट और अब वो एक्यूरेसी उन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कितने पॉइंट से कितना हुआ है। अब मैं तो वो मान लो मेरी एक्यूरेसी आपके सब्जेक्ट परसेंट के आसपास को हासिल कर लिया, ठीक है। तो अब अगर मान लो मुझे नहीं आ तो मैं उसको बढ़ाऊं कि मैं कहता हूं चलो मैं डाटा पर जितना ले लूं या चीज करूं, उसके बाद भी मान लो इंप्रूव होती तो मैं कुछ और लूंगा, ये तो जितना टाइम हो गया ना बिल्कुल, और मुझे पता ही नहीं कि भाई मुझे मतलब इसका एंड कहां पर है, रिटर्न टाइम में तो रिटर्न के एंड में तो इक्वेशंस तो इनिशियली हिट एंड ट्रायल से ही हम लोग उस
डायरेक्शन मिल जाती है, एक्चुअली हमें उसी से डायरेक्शन मिलती है। मशीन लर्निंग में क्या है, डीप लर्निंग में क्या है, इनिशियली हमें नहीं पता कौन सा मॉडल इस पे काम करेगा, ठीक है। दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो, आपने कोई मॉडल प्रपोज कर दिया कि इस मॉडल से मैं एक्यूरेसी लेके आऊंगा, फिर तो आपको 3 साल लगानी पड़ेगी उसी मॉडल से एक्यूरेसी लाने के लिए, चाहे कुछ भी करो अब आप उसको। दूसरा है कि आपने पहले एक तो कंपैरिजन कर लिए, अब आपको ये समझ आ गया कि हाँ मैंने कंपैरिजन करके देख लिया, तो वो हिट एंड ट्रायल से ही किया। तो हिट एंड ट्रायल से ही हम लोग डिसीजन पे पहुंच पाते हैं कि इनिशियली ये मुझे अगर करना है तो मैं इस वाले मॉडल को ट्राई करूं कि ना करूं। तो डेफिनेटली पहली बार तो हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ता है। ना लर्निंग रेट पता होता है कितना चाहिए, ना इपॉक्स पता होते हैं कितने लगाने हैं, शुरू में लगाना ही पड़ता है हिट एंड ट्रायल। मतलब इतने साल से मैं अगर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, अभी भी आपको मेरे को नया प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब ये नहीं पता ना कि कितने ट्रायल से बाद आएगा, मतलब ये तो एक सॉर्ट ऑफ एक दो है कि देखो मैं बताता हूं इसमें हेल्प होना चाहिए कि सॉर्ट ऑफ अगर आप इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ले लोगे ना तो 2-4 बार में पता चल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें ग्राफ न्यूरल नेटवर्क यूज करना है। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क क्या है कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसी के बेसिस पर एक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क चल रहा है आजकल। अब ग्राफ न्यूरल नेटवर्क को जिस डेटा पे लगाना है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है। अब उन्होंने प्रपोज कर दिया ग्राफ न्यूरल यूज करना है, अब लेके आओ एक्यूरेसी। उसको 4-5 अलग अलग मॉडल से ट्राई किया, किसी के साथ एक्यूरेसी नहीं आ रही है। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भाई ये सब तो ऑलरेडी यूज है, आपको कुछ और नया इन्वेंट करना है, तो ग्राफ लगा दिया। अब उससे एक्यूरेसी लेकर आने में मेरे को पता है कितनी मेहनत लग रही है। तो हिडन ट्रायल शुरू में करके देखना पड़ता ही पड़ता है एक बार, तो उससे ना एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि हाँ जी हमारे मॉडल्स इस डेटा के साथ काम करेंगे भी या नहीं, या कुछ और लगा के देखना पड़ेगा। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी हिडन ट्रायल से। हाँ हाँ जी सर। देखो सर, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में ना मैं जो डिफरेंशिएट करता हूँ बस इतना सा करके रखता हूँ कि टारगेट पता है कि नहीं, बस मेरे हिसाब से। क्योंकि एल्गोरिदम क्या है ना, जैसे हमारे पास अगर अनसुपरवाइज में जा रहे हैं हम, तो टारगेट नहीं है, तो आई एम डूइंग ओनली वन थिंग, दैट इज क्लस्टरिंग। बस मैं क्लस्टर कर रहा हूँ डेटा को, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को एक साथ क्लस्टर करना है, दैट्स इट। वो अनसुपरवाइज है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कौन किस क्लस्टर में जाएगा। वो अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू कोई भी एल्गोरिथम लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पता चल जाता है कि कौन किसके ज्यादा दूर है, कौन किसके करीब है। तो ऐसे करके क्लस्टर्स बना दो आप, ये एक चीज आती है समझ। तो इसीलिए ना सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, कोई कितनी भी डेफिनेशंस दे सकता है। मेरे को तो इतना ही डिफरेंस समझ आता है, टारगेट है या नहीं है बस। हाँ बिल्कुल। अब जैसे कंपैरिजन, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे सपोज ये डेटा, ठीक है। अब इस डेटा में मेरे पास टारगेट मुझे नहीं पता, तो अब कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको? हाँ, मतलब देखा जाए तो ये एक क्लास होनी चाहिए, ये दूसरी होनी चाहिए, ये तीसरी होनी चाहिए। अब पहले से बताया नहीं है टारगेट क्या है, तो मैंने पहले ट्राई किया के मीन्स। के मीन्स क्लस्टरिंग ने क्या किया, देखो स्लाइसेस कर दिए, तो उसको यहाँ यहाँ ऐसे, तो गलत है अगर इस पर के मीन्स लगाने जाऊं मैं। फिर मैंने इस पर कोई और ट्राई किया, जैसे कि मैंने इस पर डीबी स्कैन ट्राई किया। अब आप रिजल्ट देखो, डीबी स्कैन। डीबी स्कैन एक और क्लस्टरिंग का मॉडल है हमारा, वो ट्राई किया, रिजल्ट बेटर है। तो डिफरेंस आता है, डेटा टू डेटा वेरी करता है। सॉरी सर, डीबी स्कैन का एल्गोरिदम क्या करता है, जैसे के मींस क्लस्टरिंग का यूज करता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जो नियर बाई एलिमेंट्स होता है उनको क्लस्टर कर लेता है के मींस। तो इसने नियर बाई एलिमेंट्स तक जितने जितने मिलते गए। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता, ये क्या करता है, कहता है
मैं रैंडमली एक पॉइंट ढूंढूंगा, रैंडमली पूरे डेटा में कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट ढूंढा, उस पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कल बनाऊंगा, सर्कल का रेडियस आप बताना, प्लस ये बताना कि उस रेडियस में कितने डेटा पॉइंट आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक क्लस्टर में मिनिमम इतने डेटा पॉइंट होने चाहिए। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जब डीवी स्कैन चलाया तो मैंने इसको बोला कि मिनिमम सैंपल एक सर्कल में 40 होने चाहिए और एक सर्कल का रेडियस होगा 40। ठीक, तो ये क्या करेगा, लेट्स से इसने कोई भी रैंडम पॉइंट लिया, ये सपोज ये वाला ले लिया, अब इस पॉइंट को उठाया, इसके चारों तरफ सर्कल लगाया, उसमें 6 पॉइंट आ गए, अब उन 6 पॉइंट्स के चारों तरफ सर्कल बनेगा और जितने पॉइंट्स नियर बाय होंगे वो उन सर्कल्स के इस तरीके से क्लस्टर करता चला जाएगा। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो नॉइस है, ये जो बाहर जितने भी डेटा पॉइंट्स है ना पर्पल कलर में है, ये किसी क्लास को बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये नॉइस है, ये किसी भी क्लस्टर का पार्ट नहीं है, तो इसमें डीबी स्कैन अच्छा काम कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है डेटा टू डेटा ना। हाँ जी बिल्कुल, क्लस्टरिंग भी क्लासिफिकेशन एक तरीके से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं हम अपने डिसीजन ट्री की तरफ। देखो तो हम लोगों का सबसे पहला एल्गोरिथम डिसीजन ट्री है और डिसीजन ट्री भी बहुत सारे तरह के अलग अलग होते हैं, लेकिन एट द एंड द सिंपल ऑब्जेक्टिव इज कि आपको कोई डिसीजन लेना है, मशीन को कोई डिसीजन लेना है, वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और नॉट, और आज मैच होगा या नहीं होगा, ऐसे करके आज बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं वो फीचर्स हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल काम डिसीजन ट्री में जो है, जो मैथमेटिक्स है, वो ये डिसाइड करना है कि हर रूट नोड किसको डिसाइड करके बनाया जाता है। मल्टी कैटेगरीज भी हो सकती है। पहला काम रूट नोड किसको बनाना है, यानी कि आपके डेटा में अगर 10 फीचर है तो उन 10 फीचर में आप रूट नोड किसको कंसीडर करोगे, फिर उसके चाइल्ड नोड्स किसको बनाओगे, चाइल्ड के चाइल्ड किसको बनाओगे, उसी के लिए मैथमेटिक्स लगानी है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज अब ट्री हमें समझ आता है कि ट्री ऐसा दिखता है, कौन सा चार्ट, ये तो इमेज है गूगल पर, आप सर्च कर लेना बस इतना, आप गूगल पे सर्च कर लो साइकिट लर्न मैप, आपको मैप दिख जाएगा इसका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी ना, जब तक आप 3-4 मॉडल नहीं लगाते तब तक ही है, उसके बाद तो पता चल जाता है, फिर नहीं देख, मैं कभी खोल के नहीं देखता, मुझे पता है कि मुझे चला के देखना है, चल गया सही, मैं दूसरा मॉडल लगा दूंगा। ठीक है, देखो तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास ट्री कुछ ऐसा दिखता है, ऑलराइट। तो इसके लिए डिसीजन ट्री का सबसे पहले एग्जांपल लेने के लिए समझ लेते हैं कि अपने पास ट्री अलग अलग तरह के होते हैं, एक क्लासिफिकेशन ट्री है, एक मतलब डिसीजन ट्री को फॉर क्लासिफिकेशन भी यूज कर सकते हो, डिसीजन ट्री को फॉर रिग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे एंट्रोपी बेस्ड होता है कैलकुलेशन, या गिनी बेस्ड कैलकुलेशन है, या फिर एक डिसीजन ट्री होता है C4.5। तो ऐसे करके अलग अलग ट्रीज के एग्जांपल्स हैं। हम लोग आते हैं अपने सबसे पहले पार्ट पर कि एक सिंपल ट्री बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक होता है कार्ट, एक होता है ID3, दो मेन है, ठीक है, तीसरा C4.5 होता है, और भी होते हैं इसके अलावा 3-4, बट टू मेजर इज कार्ट एंड ID3। कार्ट की फुल फॉर्म क्या, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, ID3 को बोलते हैं आइटरेटिव डाइकोटोमाइजन। कार्ट फॉर्मूला यूज करता है गिनी इंडेक्स का, ID3 करता है एंट्रोपी। तो पहले हम एंट्रोपी देखते हैं होता क्या, एक डेटा सेट है, देखो डिसीजन ट्री को समझना है, इसी एग्जांपल से समझ आएगा एक बार। मेरे पास एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में टारगेट है प्ले वाला कॉलम, और मेरा जो एक्स है वो है आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी। तो वी हैव टू डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू प्ले और नॉट बेस्ड ऑन आउटलुक कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है और विंडी है या नहीं। ठीक है, अब हमें डिसीजन लेना है कि खेलना है कि नहीं खेलना है बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर। तो हम शुरू में यूज करते हैं ID3 और उसकी मैथमेटिक्स समझ आ गई आपको एक बारी में, तो आपको समझ आएगा डिसीजन ट्री बनता कैसे। अब पॉइंट ये है कि ट्री बनाने के लिए रूट नोड किसको कंसीडर करें, कहां से शुरुआत करें।
किसको मानकर चलिए कि ये रूट नोड है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ये डिसाइड करें, किस बेसिस पे। अब ये तो हमें पता है ना। इसको बताने के लिए अब इसमें क्या होगा, लेट्स से हमारे पास आउटलुक कॉलम नहीं है कुछ और, तो वी नीड मैथ्स। ठीक है, इसको तो बस मैथ्स से मतलब है, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कुछ भी लिखे, बट इसको तो मैथ्स की लगाकर दिखाना पड़ेगा। तो एंट्रोपी डेटा देना पड़ेगा, हाँ, लेकिन उसमें मैथ्स के साथ ये निकालनी पड़ेगी कि कोई वैल्यू, कोई डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि भाई इन चार कॉलम में ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है इस कॉलम की, इसलिए इसको रूट नोड लगाया जाए। हाँ, तो ऐसा करने के लिए हम लोग की मैथमेटिक्स कैसे चलती रहे, एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस पी ऑफ सी लॉग बेस टू पी ऑफ सी। ठीक है, तो करते ये है हम कि आपके पास अगर ये डेटा है तो इसमें आप काउंट निकालो कि यस कितना है और नो कितना है। जैसे अगर प्ले कॉलम में आ जाओ आप, तो प्ले कॉलम में 1 2 3 4 5 बारी नो आया है, और यस कितनी बार आया है, तो 14 वैल्यूज है टोटल, तो 14 में से 5 घटा देते हैं, 9 टाइम्स आया है यस। तो पहला काम है इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करना, वी हैव टू फाइंड आउट दी एंट्रोपी। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला है माइनस पी ऑफ सी लॉग बेस टू पी ऑफ सी। ठीक है, तो अब ये पी ऑफ सी का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ क्लास। प्रोपोर्शन ऑफ क्लास कैसे दिया है अपने पास, 9/14 कर सकते हो आप। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहां। ठीक है, तो हमारे पास प्ले वाला कॉलम है, और प्ले कॉलम की यस वैल्यू और नो वैल्यू हमने देख ली कितनी है, ये है 9 और नो आया है 5 बार। ठीक है, तो हमें एंट्रोपी निकालनी है। एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा, पी माइनस पी ऑफ सी लॉग बेस टू पी ऑफ सी, इस तरीके से पास करना है। तो हम करेंगे -9/14 लॉग बेस टू 9/14 प्लस -5/14 लॉग बेस टू 5/14। ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज द एंट्रोपी ऑफ योर टारगेट। टारगेट कॉलम की एक एंट्रोपी निकल के आएगी, उसको यहां अपने पास स्टोर करके रख लेंगे। तो आगे मैंने निकाली हुई है, मैं एक बार दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हमने, हाँ जी, वो सबमिशन में, इसीलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो टारगेट में जितनी भी क्लासेस है सबके ऐड 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 करते चले जाओ। तो अपने पास क्या निकल के आएगा देख सकते हो भाई आप, 0.94 आया। सो 0.94 इज दी एंट्रोपी ऑफ योर टारगेट। ऑलराइट, आई होप इतनी बात समझ आती है। इसको स्टोर करके रख लेंगे एक जगह। अब आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट गेन। मैक्सिमम कितनी होगी, मतलब कुछ भी वैल्यू निकल के आएगी अभी। हाँ हाँ हाँ, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है कि सबसे पहले एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट निकालो, वो निकाल ली हमने, 0.94 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर एवरी फीचर एंड एट्रीब्यूट, कैलकुलेट एंट्रोपी फॉर ऑल कैटेगोरिकल। जितने भी कॉलम है सबकी एंट्रोपी निकालो, उनका एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी निकालो और गेन कैलकुलेट करो। अब गेन वगैरह क्या होता है देखते हैं अभी, और फिर जिसका सबसे ज्यादा गेन होगा दैट इज गोइंग टू बी दी रूट नोड। उसको रूट नोड बनाएंगे जिसका गेन सबसे ज्यादा होगा। तो अब यहां पर आता है कि एंट्रोपी फॉर ऑल कैटेगोरिकल कैसे निकाली जाएगी, इसी फॉर्मूले से। तो हम नहीं नहीं, वो आप निकालोगे पॉजिटिव आ जाएगा, निकाला हुआ है मैंने, पॉजिटिव आ जाएगा, देख लेना कल पॉजिटिव आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम, 4 कॉलम है। जैसे कि सबसे पहला कॉलम है आपका आउटलुक,
ऑलराइट, आउटलुक जो कॉलम होगा हमारा उसके अंदर चलते हैं। उसके अंदर सनी, ओवरकास्ट, रेनी, 3 तरह की वैल्यू है, ठीक है। तो आप ऐसा लिखकर आ जाओ कि एक है सनी, एक है ओवरकास्ट, और ये हर कॉलम के लिए होगा, मैं सिर्फ एक के लिए करके दिखा दूंगा, और एक है रेन। 3 वैल्यू अपने पास। अब इन तीनों के कोरेस्पॉन्डिंग आपको ये निकालना है कि हम खेलने कितनी बार जाते हैं, ठीक। हमें निकालना है अगर सनी है तो आप खेलने जाते हो कि नहीं जाते हो, उसका काउंट निकालना है। तो सनी के लिए 1 नो, फिर दूसरा नो, फिर तीसरा नो, फिर एक यस, फिर एक यस, यानी कि सनी के लिए क्या हुआ, 2 बार यस है और 3 बार नो है। ऑलराइट, हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर आता है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट 1 यस, 2 यस, 3, 4, चारों यस है। ओवरकास्ट के लिए क्या हुआ है, 4 बार यस है, यानी कि जब भी ओवरकास्ट है खेलने जाना ही जाना, नो है ही नहीं उसके लिए। अब अगर रेनी है तो क्या होगा, रेनी है तो 1, 2, 3, 4, 5, ये है आपका 3 बार यस है और 2 बार नो। हाँ सॉरी 2, ठीक है। 3 बार यस है और 2 बार नो है रेनी के लिए। ये डेटा हमारा बिल्डअप हुआ। अब आपको एक एक के लिए एंट्रोपी निकालनी है, 1 बाय 1। जैसे पहले वाले की एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, -2/5 log base 2/5 प्लस -3/5 log base 3/5। गेटिंग द पॉइंट। यही किसके लिए होगा, इसके लिए और इसके लिए। इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई भी एक वैल्यू 0 है तो हमेशा खेलने जाना ही जाना है। तो इसको तो मुझे फर्दर स्प्लिट भी नहीं करना पड़ेगा इस वाली नोट में, ठीक है। तो इसको मैं 1 लिखकर छोड़ देता हूं। दूसरा 3/2 और 2/3 एक ही तो है, तो जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा देखा जाए तो। बस ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, क्या फर्क पड़ना है, आंसर सेम ही आना है। तो ये मेरे पास कैलकुलेटेड है। मैं यहां दिखा देता हूं एक बार क्या क्या आंसर आने वाले हैं। देखो जी, तो हमारे पास अगर सनी है तो आंसर है 0.97। ओवरकास्ट है तो 0 आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। 1 तब आएगा जब दोनों बराबर है, 2 और 2 ऐसा करके है तो 1 आएगा। अगर एक 0 है तो 0 आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आंसर दूसरे वाले का भी सेम ही आएगा, जो सनी था वही रेनो। तो तीनों की क्या मिल गई हम लोग को, एंट्रोपी 0.971, जो 0.971। ऑलराइट, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें कि हम निकालते हैं एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी। वो क्या है, 5/14 इंटू 0.971। 5/14 क्या है, 5 क्या है आपका सनी, 5 है ना सनी का काउंट, तो 5/14 इंटू उसका एंट्रोपी प्लस 4/14 इंटू 0 उसको हटा देंगे प्लस 5/14। तो आंसर आया, इंफॉर्मेशन आई उसकी 0.693। ऑलराइट, ये क्या निकल गया आपके पास, एक एवरेज इंफॉर्मेशन निकल के आई आउटलुक कॉलम की। अब इसका निकालना है गेन। गेन का फॉर्मूला होता है, जो आपने डेटा की एंट्रोपी निकाली थी उसमें से इस इंफॉर्मेशन को माइनस करो। 5 टाइम्स सनी है, 4 टाइम्स ओवरकास्ट है, फिर 5 टाइम रेनी है, तो उनका टोटल काउंट है, टोटल 40। इतना करने के बाद अब गेन का फॉर्मूला कि आपने जो टारगेट की टॉपिक निकाली थी उसमें से इंफॉर्मेशन को माइनस कर दो, एक गेन मिलेगा। यही सबके साथ करना है, और जिसका गेन हाईएस्ट आएगा वो बनेगा। ऑलराइट, ऑलराइट। अब आप चाहें तो एक बार इसको देख भी सकते हो भाई। हाँ जी सर, हाँ
जैसे अब यहां पर हम लोग देखें एक बार इसको, तो 4 कॉलम है, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी। चारों का गेन निकाला, सबसे ज्यादा गेन आ रहा है आउटलुक का, तो आउटलुक बनेगा रूट। आई होप इट्स क्लियर कि रूट नोट कैसे निकाला, गेन फाइंड आउट के, पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है देखा जाए प्योर। तो एट दी एंड आपके पास रूट नोट मिल गई आउटलुक। अब आउटलुक बनेगी रूट नोट, और आउटलुक के 3 चाइल्ड बनेंगे, ठीक है। कौन कौन? सनी, रेनी, ओवरकास्ट। जिसमें से सनी और रेनी को फर्दर स्प्लिट करेंगे, ओवरकास्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरकास्ट में तो चारों यस है कि जब भी आउटलुक ओवरकास्ट से खेलने ही खेलना है। अब हम सनी को करेंगे सिर्फ सनी वाले डेटा के साथ। अब पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा सारा का सारा। अब डिसाइड करेंगे कि अब नेक्स्ट नोड कौन बनेगा, सिर्फ सनी वाला डेटा ले लेंगे, उस पर फिर से सारा प्रोसेस दोबारा लगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ट्री बनेगा। अब जैसे आउटलुक आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, विंडी आ गया, टेम्परेचर नहीं आया, तो इसका मतलब ट्री बनाने के लिए टेम्परेचर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए डिसीजन ट्रीज फीचर सिलेक्शन के लिए भी बहुत यूज किए जाते हैं, कि कौन से फीचर्स हमारे लिए जरूरी है। आई होप क्लियर है। वैसे इसमें लॉग जब हम वैसे हम एंट्रोपी निकालते हैं तो एंट्रोपी हम निकालते हैं तो हम लॉग नेचुरल लॉग लेते हैं। जब हम निकालते हैं लॉग तो सर्च हो जाएगा, यहाँ पे आप लॉग दिस फॉरवर्ड तो इसलिए क्योंकि आपका आउटपुट 0 या 1 है बेसिकली अब सबसे पहले तो ये है कि हमारा आउटपुट हमेशा यही आने वाला है बाइनरी, उसके लिए मेन ट्री उसने क्लासिफाई यही करना है, ठीक है, मेन तो यही है। बाकी इसमें एक और मेरे पास पॉइंट होगा लॉग वाला, एक स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है लॉग के बारे में ना। सर एक और बात, कल आप जब करते थे और मान लो आपने जो या तो कुछ वैल्यू थी तो आपने ना उसको कन्वर्ट किया था 0 1 में, आपने कहा था कि मतलब ये चीज है तो उसको कन्वर्ट किया लेवल एन्कोडिंग और वन वर्ड एन्कोडिंग, इससे आपने वो किया था। तो आप इसमें भी ऐसे वो नहीं कर सकते कन्वर्ट। हाँ नहीं इसमें भी होगा तो वही कन्वर्ट। अगर हम डिसीजन ट्री नहीं लगा रहे, फॉर लगा रहे हैं तो वैसे ही करेंगे। अब डिसीजन ट्री लगा रहे हैं तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है कन्वर्ट करने की लेबल या वन वर्ड। ठीक है, अच्छा अभी एक काम करते हैं, ये जो मैंने आपको पूरा दिखाया है ये एज इट इज मैंने पूरा पाइथन से इंप्लीमेंट किया हुआ है स्क्रैच से, वो एक बार मैं आप लोगों को गो थ्रू करा दूंगा। तो बेसिकली सेम डेटा के ऊपर देखो, ये डेटा हम लोगों ने बिल्ड किया है यहाँ पर सेम, और इसी डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करके सबसे पहला काम क्या करना था, देखो एंट्रोपी ऑफ क्लास निकालनी थी। तो वही सब कर रहे हैं एग्जैक्टली जो फॉर्मूले में हमने पढ़ा है अभी, उसी को मैंने पाइथन से इंप्लीमेंट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, कि लूप में डाला और टारगेट वगैरह की एंट्रोपी निकाली, आ गई। फिर हमें एक एक करके अपने जितने भी आउटलुक है उसके वैल्यूज पे काम करना है, उसके लिए हमने करना शुरू किया। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया ये वाला। इसमें हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम और कॉलम पास करेंगे कि इस कॉलम के लिए फिर सिर्फ वो वैल्यू निकालेगा कि जहां पे प्ले यस है और फिर प्ले नो है, और उसकी पूरी एंट्रोपी कैलकुलेट करके एवरेज निकाल कर देगा एट दी एंड। ठीक, ये सब निकाला। उसके बाद हम लोग गेन फाइंड आउट करेंगे, ये गेन निकाला। अब इसमें जिसका गेन सबसे ज्यादा, गेन से जो सिग्निफिकेंस है वो यही है हम लोगों की, कि एंट्रोपी जब आप निकालते हो, जैसे एंट्रोपी का ना अगर आप मीनिंग समझोगे उस पर आता है, देखो तो गेन क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ डिफरेंस इन एंट्रोपी फ्रॉम बिफोर टू आफ्टर द सेट इज स्प्लिट इनटू सम एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपने जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेन वर्ड है एंट्रोपी, ठीक है, गेन उसके बाद है। इसका मतलब है हाउ मच अनसर्टेनिटी वाज यूज्ड, ठीक है।
स्प्लिट कर दो तुम्हारे डेटा को, कितनी अनसर्टेन वैल्यूज को आपने रिड्यूस किया, उसमें जिसका हाईएस्ट गेन बना उसको हमने एज अ रूट नोड कंसीडर किया। एंट्रोपी इज अनसर्टेनिटी। अगर कहते हैं एंट्रोपी बढ़ती है इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ती है। अगर ऐसे सॉलिड है उसकी एंट्रोपी मिनिमम है तो आपको पता है कि उसके मॉलिक्यूल कहां पर होंगे। लिक्विड है तो वो क्या है कि उसमें रिडंडेंस बढ़ गई तो एंट्रोपी बढ़ गई। अब गैस है तो उसको तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते वो कहां पे जाएगा, तो वो मैक्सिमम एंट्रोपी। तो दैट इज अ सर एक मतलब उसमें ना जो कि हम ओआर में भी करते हैं नहीं होता है जब हम गेम खेलते हैं उसमें क्या होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली जाती है। मतलब आपका एक वेक्टर है उसमें कुछ सब वेक्टर्स है, दूसरे वेक्टर्स के बाकी तीन वेक्टर्स है सपोज, है ना। तो वो आप हर एक उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हो। मतलब आपके पहले दो वेक्टर्स है तो एक ही दो वेक्टर वाला 2.5 आएगा तो दूसरे के 2.4 आएगा, क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज वाली है ना। अब 0.55 के आगे तीन वेक्टर्स है उनका हुआ है तो आपका हर एक का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो। तो फिर आप वो करते हो कि बात क्या होना चाहिए आपको, मतलब उस हिसाब से आप करते हैं। तो मतलब क्या वो भी इसमें लग जाएगा मतलब उस तरह से का तो मुझे नहीं लगता इसके साथ होगा, मतलब कंबाइन करके, अगर कंबाइन करके कुछ लगा सकते हैं तो बाय डिफॉल्ट नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो इसकी मैथ्स है वो इतनी सिंपल सी ही चलती है। अगर उसके साथ हम लोगों को लगाना है तो वैसा कुछ अलग से ही इसमें एम्बेड करना पड़ेगा। जैसे मेरे ख्याल से जो डिसीजन ट्री का जो कांसेप्ट है ना, चाहे वो मैं अपने मैकेनिकल में लूं या यहाँ पे लूं, कांसेप्ट सेम है। मुझे वो बार डिफाइन करना है तो मुझे उसको ऑप्टिमाइज करना है बिल्कुल मतलब तरीके से। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। जैसे इसका मैं एग्जांपल ले रहा था आज, मेरे को बता रहे थे कि आपके फर्स्ट सेशन में जेनेटिक हुआ था, है ना। तो जेनेटिक्स के साथ डिसीजन ट्री का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है इसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स पे। तो वो क्रॉस ओवर म्यूटेशन करके जो चाइल्ड नोड्स बनाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो वही बोल रहा हूँ कि जैसे आपकी वाली अप्रोच है जो आप बता रहे हो प्लस ये डिसीजन ट्री नॉर्मल, तो हम कंबाइन कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं ताकि मेरे को ऐसा पाथ ही देना शुरू कर। ठीक। अब जैसे जब क्या होता है कि हम लोग सपोज वो जेनेटिक वाले पे मैंने काम किया, सर वाले का तो मैंने नहीं किया काम। तो जेनेटिक वाले में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल डिसीजन ट्री लगाते हैं। पहले डिसीजन ट्री लगाते हैं, हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जो जेनेटिक के एल्गोरिदम होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स वगैरह निकालता है, तो पॉपुलेशंस होती है वो बताते हैं कि कितने ट्री बनाने हैं, उन ट्रीज के कंबाइंड फीचर्स यूज किए जाते हैं। फिर उसमें जो क्रॉस ओवर म्यूटेशन वाली चीजें होती है कि उनके बेबी बनते हैं, फिर उसमें से और डेटा जो है ना हमारा फर्दर फिल्टर होता चला जाता है, फिर उस पर ट्री बनता है। और ऐसे करके जितनी पॉपुलेशन आप बताते हो उतने ट्री बनाते हैं। ये तो सिंपल डिसीजन ट्री, प्योर डिसीजन ट्री है। इसके साथ कुछ ना कुछ हाइब्रिड लगा दिया जाता है टू लाइक शो समथिंग न्यू और इनोवेटिव, जिसमें से जेनेटिक बहुत पॉपुलर हुआ है। हाँ जी। मेथड हो गया ना, मेथड को हाँ, जाओ मत लगा किसी के साथ भी कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं बिल्कुल डिसीजन ट्री ये वाला एंट्रोपी बेस्ड है। इसके अलावा तरीका है गिनी फाइंड आउट करने का, गिनी का फॉर्मूला होता है ये हमारा, ये गिनी इंडेक्स निकाली जाती है। इस तरीके से भी डिसीजन ट्री बनाया जा सकता है। नहीं टारगेट तो पता है, बट गिनी इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे तो उसकी मैथ्स अलग है थोड़ी सी, तो गिनी स्कोर निकाला जाता है उसके लिए। देखो इसमें जैसे मैं इसको ऐसे लेकर चलता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये एंट्रोपी के जैसा ऑलमोस्ट, लेकिन होता क्या है जैसे हम लोगों को इसमें देखना शुरू करते हैं कि हमारे कौन से फीचर्स इसमें, एक्चुअली ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इनसेम्बल मेथड्स में। हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारा फीचर स्ट्रांगली किस ट्री को बनाने के लिए स्ट्रांगली लर्न कैसे कर रहा है। तो जिसकी गिनी इंडेक्स अच्छी बनती चली जाती है उनको एज अ स्ट्रांग लर्नर यूज करके नेक्स्ट नोड डिसाइड करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए फिर हम गिनी इंडेक्स निकालना शुरू करते हैं। अच्छा अभी वापस आते हैं। हाँ जी इधर ध्यान दीजिए, भी देखो नाउ वंस वी हैव डिसीजन ट्री, अब इस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ पेपर कोड, इसका आप लोग देख लेना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास डिसीजन ट्री के अंदर मेनली सबसे ज्यादा अब हम जो यूज करते हैं वो क्या है, उसके एनसेम्बल। हाँ सॉरी सर, रूट नोड, मतलब ट्री बनाना है तो पहले हम ये
कैसे पता करेंगे कि ट्री का फर्स्ट नोड किसको बनाओ पूरे डेटाबेस में? बहुत सारे कॉलम है, उसमें से रूट कौन बनेगा? अब जैसे इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं, तो एक ट्री मैंने बनाया और उस ट्री का आउटपुट देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सपोज किसी डेटा पर देखो डिसीजन ट्री लगाया, तो एट द एंड हम ऐसा कुछ जनरेट कर सकते हैं पाइथन में जाकर, ठीक है। इसकी जगह एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसमें फीचर्स के नाम नहीं लिखे हुए हैं। हाँ जी मैम, जस्ट अ सेकंड। मैंने ना साथ में एकता मैम का नंबर लिख दिया, क्योंकि मैं नहीं कर पाता जनरली, तो जो नीचे एकता मैम का नंबर है वो आप कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, तो एक बस मैं आप लोगों को ट्री की इमेज दिखा देता हूँ। किसका स्ट्रक्चर दिखाया था? वो पीपीटी। जैसे ना ये एक डेटा सेट के ऊपर बना हुआ ट्री है, जैसे ये है डायबिटीज डेटा के ऊपर, ठीक है। अब ये इतना बड़ा ट्री इसलिए क्योंकि फीचर्स इतने ज्यादा है इसके अंदर। अब उस डेटा को अगर मैं ओपन करूं, diabetes.csv को, तो इसमें हमारे पास इतने कॉलम है, देखो कि प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन। वो तो मतलब कोड में डाल के निकालना पड़ता है, वैसा कुछ बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। ये ट्री कैसे बना? कोड से, 4 लाइन का कोड है, वो मैं शेयर कर दूंगा, अभी दिखा दूंगा। तो बेसिकली ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि अगर हम लोग को डिसाइड करना होता है कि किसको रूट नोड वगैरह बनाते हैं, जैसे इस डेटा के अंदर इसने ग्लूकोज को बनाया रूट नोड आउट ऑफ ऑल दीज कॉलम्स, तो उसको समझ आया होगा ग्लूकोज का गिनी इंडेक्स निकाला होगा, क्योंकि मैंने गिनी बेस लगाया। एंट्रोपी लगा सकते हैं, गिनी भी लगा सकते हैं, कोई भी अप्रोच। फिर उसको फर्दर स्प्लिट किया ट्रू और फॉल्स में, और फिर जाकर उसके फर्दर स्प्लिट होते चले गए हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग को सोचो पूरा ट्री मिलता है एट द एंड। लास्ट वाला वो कंसीडर करेंगे ना बिल्कुल, कि अगर ग्लूकोज इतना है, बीएमआई इतना है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज ये है, और ब्लड प्रेशर ये है, तो आपको डायबिटीज है कि नहीं। नहीं, इसमें अकॉर्डिंग अब लेकिन ऐसा, अब वो तो खैर सब पूरा डेटा है जिसके ऊपर हम डिसाइड करके बता रहे हैं। बाकी फीचर्स देख लिए आपके। हाँ, लेकिन अब जैसे ऐसा जरूरी नहीं है ना कि खाली ग्लूकोज से ही निकाला जा रहा है, वो कह रहा बाकी पैरामीटर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डायबिटीज के लिए, तो सारे पॉसिबल पैरामीटर्स ले लिए उसने। आपके किडनी पे पड़ता है, लीवर पे पड़ता है, सर क्या हुआ है, आप देखते जा रहे हो क्या 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 पड़ता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप हर एक की वैल्यू निकालते जा रहे हो। आपने बताया कि इस कंडीशन में कितने मोडालिटीज दी गई है, कितने साल आपको, वो भी डेटा सही हो सकता है अगर वैसा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो।
तो वो ना अगर हमें बताना है तो उसके लिए भी हम डेटा के थ्रू बता सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल है। क्योंकि ये तो बस इतना बताएगा है या नहीं है, कितना है ये तो ये भी नहीं बताएगा ना भाई आपका कितना ज्यादा है कितना कम है। उससे पहले देखिए हेलो हार्ट अटैक होता है तो कितने परसेंट लोगों को हार्ट अटैक से बच जाते हैं, कितने परसेंट उसमें डेथ हो जाती है। हाँ उसका भी डेटा अवेलेबल है एक्चुअली, उसका डेटा अवेलेबल है। हाँ फैटी लिवर बनवा लेते हैं, फैटी सेल होते हैं, जितने हैं हर एक को कौन से जो है जब से अवेलेबल है, क्योंकि ये तो आपके स्टेटमेंट है ना। हाँ स्टेटमेंट है। ठीक है। देखो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसेम्बल मेथड्स के बारे में, कि डिसीजन ट्री तो जैसे हम लोगों ने सिंपली लगाया, बट प्रॉब्लम विद डिसीजन ट्री यही है कि हम लोग का ये प्रोन टू ओवरफिटिंग रहता है, कि आप सारा डेटा ट्री को पास करते हो वो अकॉर्डिंगली एक पैटर्न बना लेता है। तो इसी के लिए हमारे पास सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ एनसेम्बल मेथड्स। देखो एनसेम्बल मेथड्स मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होती है बैगिंग, एक होती है बूस्टिंग। बैगिंग में सबसे पहले हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट बैगिंग है, बैगिंग की फुल फॉर्म होती है बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, यानी कि ट्री को एग्रीगेट कर करके बनाता है, और इसी के अंदर हम लोग का लाई करता है रैंडम फॉरेस्ट। ऑलराइट, बूस्टिंग में हमारे पास आता है सबसे पहले एडा बूस्ट, जिसका मतलब होता है अडेप्टिव बूस्टिंग। इसके अलावा एक आपके पास आता है ग्रेडियंट बूस्ट, जहां ये ग्रेडियंट डिसेंट को इंट्रोड्यूस कर देता है ट्रीज के साथ। फिर एक आता है एक्सजी बूस्ट, एक्सट्रीमली ग्रेडियंट डिसेंट बूस्ट बोलते हैं इसको। और इसके बाद आपको मिल जाएगा एक और जो बहुत पॉपुलर है आजकल, कैट बूस्ट। ठीक है, तो ये हमारे एनसेम्बल मेथड्स है। तो एनसेम्बल मेथड्स का मतलब यही है कि आपको ट्री बनाने का तरीका समझ आ गया, नाउ टू गेट रिड ऑफ द ओवरफिटिंग एंड ऑल हम लोग को एनसेम्बल मेथड्स यूज करने हैं। तो क्यों है ये एनसेम्बल मेथड्स? जैसे बैगिंग से शुरू करते हैं, तो सबसे बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल टेक्निक है वो बैगिंग है, उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट आता है। तो बैगिंग क्या करती है देखो, हाँ बहुत सारे डेटा में ओवरफिटिंग, मैंने बताया ना, जिस भी डेटा में आपको लग रहा है ओवरफिट कर रहा है वहां से डिसीजन ट्री हटा के हम कुछ और लगाएंगे फिर दोनों। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे बैगिंग क्या होती है, तो क्या प्रपोज किया है इन लोगों ने कि डिसीजन ट्री क्या करता है, सारे फीचर्स को यूज करके एक ट्री बना देता है, प्लस सारे डेटा को लेकर नंबर ऑफ रोज को लेकर एक ट्री बना देता है। तो बैगिंग आता है सबसे पहले, कहते हैं आप सारे डेटा पे ट्री मत बनाओ, ठीक है, पूरे डेटा को यूज मत करो ट्री बनाने के लिए, कुछ स्पेसिफिक रैंडमली रोज पिक कर लो। तो अगर मेरे पास 1000 ऑब्जर्वेशन है तो 1000 को शफल करके ऊपर नीचे करके अलग मल्टीपल ट्री बना के तब एग्रीगेट कर लो, और फिर देखो एक्यूरेसी कितनी आती है। इसीलिए इसका नाम क्या है, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। ऑलराइट, तो इसने क्या प्रपोज किया, सारा डेटा यूज ना करके अलग अलग ट्री बनाओ चंक ऑफ डेटा पर। उससे भी ज्यादा बेटर अप्रोच किसमें मिलती है, रैंडम फॉरेस्ट। ये कहता है, फॉरेस्ट का मतलब ही क्या है, जंगल, जंगल में क्या होंगे, पेड़। तो ये कहता है आप फीचर्स भी और डेटा यानी कि रोज को भी दोनों को शफल करके रैंडमाइज कर दो और फिर बनाओ आप ट्री। अब ट्री जो बनेगा ना, उसमें हर ट्री में कॉलम्स अलग होंगे। अगर मेरे पास 10 कॉलम है तो उन्हीं 10 कॉलम को अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ ट्री में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये बहुत सारे ट्रीज आप बना सकते हो। लेट्स से आपने बोला 100 ट्री बनाने मेरे को, तो एक ही डेटा पे 100 ट्री बनेंगे, एक ही डेटा पर हम 100 ट्री बना देंगे, और हर ट्री में अलग अलग कॉम्बिनेशन जा रहा होगा कॉलम्स का और रोज का, जिसमें भी एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी हम उनको कंसीडर करेंगे कि दीज फीचर्स आर इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग किसको यूज कर लेते हैं, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये दो टेक्निक हो गई पहले। फिर आता है हमारा बूस्टिंग, जिसमें सबसे पहले आता है एडा बूस्ट। अब ये थोड़ा सा अलग चलता है। ये कहता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द कंप्लीट ट्री, डेटा पे ट्री ना बना के आप बनाओ बस, इसको बोलते हैं स्टम्प।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज अ स्टम्प। यानी सिर्फ एक कॉलम उठाओ, बाकी पिक नहीं करने हैं। पूरे डेटा से किसी मैथमेटिक कोई गिनी वगैरह निकाल के एक कॉलम निकालना है, उसमें से उस इसको ऐसा लेकर चलेंगे कि ये हमारा वीकेस्ट है, इट्स अ वीक लर्नर। क्या बोलते हैं इसको? वीक लर्नर। ट्री बनेगा तो स्ट्रांग होगा। तो इसने बोला पहला कॉलम उठाया, पहला मतलब वो भी ऐसे रैंडमली नहीं उठाया, उसके लिए भी मैथ्स लगाई कि एक कॉलम उठाया, उस कॉलम पे ट्री बना दिया बस। जबकि डेटा में 10 कॉलम है, 10 कॉलम पे ट्री बनाओ। ये बोल रहा है एक पे बनाओ जो सबसे वीकेस्ट है। इसमें जो मिसक्लासिफिकेशन होंगी, ये जो गलत चीजें बताएगा, उसको सेकंड फेज में कवर करके वो इसके लिए भी गिनी इंडेक्स वगैरह निकाली जाती है, पूरा क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, अगर पूरा इसका मैं मैथ्स बताऊं तो पहले एवरेज निकालते हैं, वेटेड एवरेज देते हैं। वेटेड एवरेज निकालने के बाद इसका फॉर्मूला होता है, उसमें निकालते हैं अमाउंट ऑफ से। अमाउंट ऑफ से का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बाद जो वैल्यू आती है उसको गिनी के साथ निकालते हैं, और फिर पता चलता है इनमें वीकेस्ट कौन है, कि मिस क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, किस कॉलम में सबसे ज्यादा गलतियां हैं। गलतियां इन द सेंस, जैसे अब मुझे पता है कि एक कॉलम है, लेट्स से इसको कर देते हैं हम, इसको चलते हैं, जैसे रोज कोविड के लिए हमें लेकर चलना है कि किसी का फीवर है 98, 99, 98, 100, 101 ऐसे करके डेटा है, और कॉलम है कि उसको कोविड है कि नहीं। मान लो इसमें लिखा हुआ है नो, इसमें लिखा हुआ है नो, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है यस, और फिर इसमें भी लिखा हुआ है यस, लेकिन इसमें लिखा हुआ है नो। ठीक है, अब हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि फीवर के बेसिस पे हम पता कर रहे हैं कि किसी को कोविड है कि नहीं। तो क्योंकि एक उसमें नो है, एक में यस है। हाँ, तो इसीलिए वो क्लासिफिकेशन होगी ना मेरे लिए। अब तो वो एक मेरे को थ्रेशोल्ड लेना पड़ेगा। मेरे को थ्रेशोल्ड क्या लेना पड़ेगा कि अगर 100 से कम है तो मैंने बोला कि भाई कोविड नहीं है, ये मेरा थ्रेशोल्ड है। 100 से ऊपर है तो मैंने मान लिया कि उसको कोविड है। तो अब जो उस क्राइटेरिया में लाइन नहीं करते वो मिसक्लासिफिकेशन है मेरा। तो मिसक्लासिफिकेशन जिस कॉलम में सबसे ज्यादा है वो मेरा वीकेस्ट है। एल्गोरिथम थ्रेशोल्ड आप बता सकते हो अगर बताना है, बाकी एल्गोरिथम लिख देंगे। बहुत ज्यादा, हाँ मतलब दैट इज द वीकेस्ट कॉलम, कि जो सबसे ज्यादा मिसक्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने फीवर को लेके डिवाइड कर दिया कि भाई अगर आपका फीवर इससे ज्यादा है कम है, फिर मैंने यस नो में क्लासिफाई कर दिया, और देखो कितनी मिसक्लासिफिकेशन है। तो वो सब कुछ निकालकर हम लोग एक टर्म निकालते हैं एरर रेट, तो उसको इम्प्रोवाइज किया जाता है कि भाई इसका एरर ज्यादा है, यानी कि ये मिस क्लासिफाइड ज्यादा है, इसको बेटर क्लासिफाई करो तो नेक्स्ट कॉलम उसके साथ इंट्रोड्यूस होगा। तो स्टम्प को मिलाकर, यानी कि इसको वीक लर्नर के बाद क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग लर्नर। ठीक है जी, क्या बनाएंगे? एक स्ट्रॉन्ग लर्नर। ऐसे कर करके पूरा ट्री बनेगा, स्टम्प को मिला मिला, पहला स्टम्प, फिर दूसरा स्टम्प, फिर तीसरा स्टम्प, फिर चौथा स्टम्प, ऐसे करके पूरा ट्री बनेगा। तो पहले वीक होगा, फिर स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फिर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते जाएंगे, उनकी क्लासिफिकेशन रेट घटती चली जाएगी, एरर रेट घटती चली जाएगी। इसका मतलब कि अगर मैं कोविड देख रहा हूँ तो मैं टेम्परेचर को एक कोई फैक्टर नहीं ले सकता, कोई और फैक्टर चूज करना पड़ेगा जो मुझे फिर से वो बताएगा कि है या हाँ हाँ, हम क्या करेंगे, हमारे पास 4-5 कॉलम है, मैंने थ्रेशोल्ड ले रखा है, हर किसी के लिए थ्रेशोल्ड है। अब मैं देखूं सबसे ज्यादा मेरे थ्रेशोल्ड पे कौन गलतियां कर रहा है, वो मेरा। अब अडेप्टिव इसलिए ना कि ये पुराने वाले से अडेप्ट करता है और फिर नया लर्नर बनाता है, नया स्टंप बनाता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो थी सबसे एक बेसिक टेक्निक जो अभी अभी हमने देखी, अडेप्टिव, कि स्टंप बनाएगा, वीक बनाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या है कि ये कहता है जब आप स्टंप बनाओगे तो उनके साथ साथ में एक अल्फा लगा दो, लर्निंग रेट भी लगा दो, एरर की मल्टीप्लाई अपने लर्निंग रेट से करके आ जाए।
तो बस इतना सा नया इंट्रोड्यूस कर दिया, इसलिए ग्रेडियंट बूस्टिंग बन गया, वरना पहले वाला सिंपल एरर निकालता था। फिर आ गया एक्सजी बूस्ट, इसने कहा ग्रेडियंट बूस्टिंग भी रहेगा, साथ में रेगुलराइजेशन भी लगा दो। जो हमने कल देखा था, रेगुलराइजेशन, रिज रिग्रेशन या लेसो रिग्रेशन या इलास्टिक नेट, कोई एक रिग्रेशन टेक्निक साथ में इसके लगा दो, तो अब ये और इम्प्रोवाइज होगा। समझ आ रहा है? ये इतनी चीजें एड ऑन करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हमारे पास। ग्रेडियंट बूस्टिंग में अल्फा लर्निंग रेट भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। देखो इम्प्लीमेंटेशन वाइज बहुत इजी है हमारे पास। हाँ, तो बेसिकली एरर के साथ हम ऐड ऑन करेंगे ताकि नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन के साथ है। ग्रेडियंट डिसेंट में यही करते थे कि आप ग्रेडियंट निकालते थे, फिर अल्फा की मल्टीप्लाई करते थे एक लर्निंग रेट देने के लिए, उसको स्पीड कर्व देने के लिए। तो एस्केलॉन के पास एक एनसेम्बल होता है, उसके अंदर ग्रेडियंट बूस्ट क्लासिफायर प्रीडिफाइंड पैकेज है, उसमें डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो अपने पैरामीटर्स को कि भाई मेरे को इतने ट्री बनाने हैं, इतने एस्टिमेटर बनाने हैं, लर्निंग रेट जो भी आप लेना चाहो, तो मैं अलग अलग लर्निंग रेट पर ट्राई कर रहा हूँ, देखो कि किस लर्निंग रेट पर क्या एक्यूरेसी आएगी। तो मैंने लर्निंग रेट 0.1 लिया 80%, लर्निंग रेट 0.01 लिया 61% एक्यूरेसी, 0.5 81, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी मेरे को यहां मिल रही है 1.5। एक्यूरेसी कितनी मिल रही है? 0.8। तो सोचो लर्निंग रेट का कितना ज्यादा इंपैक्ट है आपके लिए। तो इस तरीके से हम लोग अपना ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्लाई करके आ सकते हैं। नहीं, हाँ, मतलब हम पहले हमें ही कॉम्बिनेशंस पास करने पड़ेंगे, क्या क्या अवेलेबल है। हाँ, लूप के थ्रू भी कर सकते हो। बाकी जो ग्रिड सर्च हमने कल किया था, ग्रिड सर्च बताया था मैंने कल, वो बेटर है कि वो सारे कॉम्बिनेशंस बना के दे देगा, आप बस लर्निंग रेट की लिस्ट बना के रख दो और ग्रेडियंट बूस्टिंग को डाल दो ग्रिड सर्च में, तो सारे कॉम्बिनेशंस लगा कर दे दो, तो हमें ये लूप लगा के नहीं करना पड़ेगा। कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ये तो और भी ज्यादा बेटर है, इन पे तो रिसर्च करनी चाहिए, इन पे तो काम करना चाहिए सीधा। ठीक है जी, तो एक बार एक काम करते हैं, मैं एक बार ये कोड अपलोड कर देता हूँ पहले गिट पर, आप लोग गो थ्रू कर लीजिए और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लीजिए। अभी एसवीएम भी तो बताना है। टाइम बचेगा तो जरूर डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या पूछना आप मेरे को वैसे बता दो। डिसीजन ट्री पूरा शेयर कर दिया मैंने आप लोगों के साथ ना, पूरा इम्प्लीमेंटेड है, स्क्रैच से भी है,
फिर इसके अंदर आपका बैगिंग, पैरामीटर ट्यूनिंग सब कुछ है, सारे मॉडल्स इंप्लीमेंटेड है इसमें। पीपीटी में अलग से शेयर करूंगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं डिसीजन ट्री का। डिसीजन ट्री विद इमेजेस उसका नहीं है पास, डिसीजन ट्री नहीं लगाया है, कुछ और डीप लर्निंग डीप लर्निंग तो बहुत लगाया है, डिसीजन ट्री तो नॉर्मल डेटा पे ही लगाया है। किसका? वो तो पूरा मैंने यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके ट्यूटोरियल डाला हुआ है उसका, तो पूरी केस स्टडी है, कोविड चेस्ट एक्सरे क्लासिफिकेशन और डीप लर्निंग। तो बाकी एक बैगिंग का एग्जांपल और देखना, आप लोग देख सकते हो। बैगिंग क्लासिफायर है हमारे पास, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है, जो भी यूज करना है डायरेक्टली कर सकते हैं। तो करना ये है हमने कि बैगिंग तो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन वाला पार्ट है। रैंडम फॉरेस्ट में आप अलग से बता सकते हो कि भाई आपने कितने ट्री बनाने हैं अपने क्लासिफायर के साथ। ठीक है, मैंने पास नहीं किया है, इसके बाय डिफॉल्ट शायद 100 रहता है अंदर सेट, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप जाओगे इसके अंदर तो नंबर ऑफ एस्टिमेटर बाय डिफॉल्ट इसके कितने रहते हैं? 100। तो ये 100 ट्री बनाता है, पीछे जाकर उस पर आप चेंज कर सकते हो इसको कि आपको कितने बनाने हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे एक्यूरेसी, लॉस, इन सब के ग्राफ है जो मांगे जाते हैं। अगर आपने लाइक पीएचडी करते हुए एमटेक भी करते हैं कुछ लोग, तो उनसे ग्राफिकल विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा मांगी जाती है कि प्लॉट करके आपने दिखाना है कि भाई एक्यूरेसी ट्रेनिंग और टेस्टिंग की कैसे लाई करती है आपकी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने ट्री की डेप्थ को लेना शुरू किया कि अगर हम ट्री की डेप्थ को कितना ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उसके हिसाब से एक्यूरेसी हम लोग की घटती है या बढ़ती है। तो देखा जाए 15 के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल चल रही है, तो ट्री की डेप्थ 15 ले सकते हो आप। ऐसे करके ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का पार्ट है। ठीक है जी, ये मतलब उसके बाद एक्यूरेसी बढ़ नहीं रही है यहाँ पे, कांस्टेंट हो गई, तो मैंने उस पर देख लिया कि 15 के बाद तो बढ़ नहीं रही है कुछ खास, तो ट्री की जो डेप्थ है वो 15 रख लो। हाँ, लेकिन अब डेप्थ का मतलब ये हो गया ना कितने अंदर तक जाना है ट्री में, कितना उसको स्प्रेड मारना है नीचे, तो पूरा करके तो फायदा नहीं, डेटा तो बहुत बड़ा होता है। हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली वो ग्राफ वगैरह आप इसमें अटैच करके साथ में शो करते हो। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग एक्यूरेसीज कंपेयर की जाती हैं। अब जैसे 1 है तो 1 तो गलत है, 1 तो नहीं आनी चाहिए, 1 तो 100% है, इसीलिए मैंने बोला प्रोन टू ओवरफिटिंग है। अगर एक्यूरेसी 100% है तो आप तो उसके साथ कभी जा ही नहीं सकते। तो ये सब मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। बाकी डाउट्स, क्वेरीज, एनीथिंग? क्या सर? नहीं, विजुअलाइजेशन तो मतलब आप सिंपल ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, जैसे किसी भी चीज का बार प्लॉट, हीट मैप, कुछ भी। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर आपके डेटा में बहुत ज्यादा कॉलम्स हैं तो सारे कॉलम यूज नहीं करने, उनको रिड्यूस करना है, तो दैट इज डायमेंशन, डायमेंशंस को रिड्यूस करना है।
मेनली तो रिसर्च से ही पता चलता है, अलग अलग जो भी टॉपिक चल रहे होते हैं रिसर्च के। और बाकी जो पैकेजेस होते हैं डीप लर्निंग के, टेंसरफ्लो या केरास, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके थ्रू पता चलता रहता है। पाइटॉर्च है या कुछ भी है तो उसके थ्रू पता चलता रहता है कि क्या क्या नया इनमें इनकी एपीआईज में क्या नई एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस की गई है। कोई भी नई एल्गोरिदम इनके साथ तभी इंट्रोड्यूस की जाती है जब वो स्टेबल हो जाती है, वरना ऐसे तो हजारों एल्गोरिदम दिन पे दिन आ रही है, सब लोग कुछ ना कुछ प्रपोज कर रहे हैं पीएचडी में, फिर सारी तो यूज नहीं की जा सकती। तो वो सिर्फ वो बेस्ट वाली जो किसी कंपटीशन में विनर होगी ऐसी कोई एल्गोरिदम, जैसे इमेजनेट का कंपटीशन होता है हर साल, उसकी कोई विनर अब तो बहुत टाइम से नहीं हुआ है, तो वैसे ही पता चलता है लोगों को। चल देखो, तो ये ना हाइपर स्पेक्ट्रल का रिमोट सेंसिंग का है, तो इसके अलग अलग इसमें रेफरेंसेस अवेलेबल है। ये है कुछ EHU करके कुछ है, ऑफिशियल है किसी की, तो उसमें इंडियन पाइन, सेलिनास, पावियर सेंटर, ये सब अलग अलग डेटा सेट्स हैं। ये सब है, ये रिमोट सेंसिंग का डेटा है। मैं वेबसाइट का लिंक ना इस पर डाल रहा हूँ, आप यहाँ से एक बार उठा लो। ये आप इस लिंक पर जाओगे अगर तो यहाँ मिल जाएगा। अब वो जो बाय डिफॉल्ट इसका डेटा है वो मैटलैब की फॉर्म में गिवन है, मैटलैब की फॉर्म में गिवन है वाला डेटा, तो मैटलैब से कन्वर्ट हो जाता है पाइथन में, एक पैकेज है साइपाई, साइंटिफिक पाइथन बोलते हैं उसको, और उसके थ्रू कन्वर्ट हो जाता है।